प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 73 नंबर की वीडियो है। सो यदि आप किसी भी वीडियो को देखने की इच्छा रखते हो तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन में समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। सर्वप्रथम हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा शायद कि रैखिक समीकरण कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस प्रकार के होते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा चर पद है, चर पद वो ऊपर होता है, अंश में होता है, न कि हर में होता है। समझ गए ना आप? अब बढ़ते हैं अपने पहले समीकरण पे जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इसमें आप देखो तो 1/2 यक्स, यक्स क्या है? अचर पद, और ये कहाँ पे है? हर में है, जो कि ऐसा नहीं होता। इसको हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो आप देखो 1/2 यक्स में 1/x है ना, 1/x दिखाई दे रहा है। तो इसी 1/x को हम p या q कुछ भी मान लेंगे। और इसमें देखो तो 1/y दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? 1/y। तो इस 1/y को हम कुछ मान लेंगे, p या q मान लेंगे इसे। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। ऐसा करने पे जो हमारा अभी अचर पद क्या हो गया जाएगा? p और q, और ये ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ना? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्व के ऊपर। तो यहाँ पे हम करते हैं हल, और आपको हमने बताया था कि आप यहाँ पे चेक करो 1/x, 1/x है ना, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? माना 1/x, 1/x यानी अपान में जो भी चर पद है उसे इसमें रख दो। 1/x इक्वल टू हमने मान लिया p, तथा साथ ही अभी 1/y बचा हुआ है तो 1/y को हम मान लेंगे q, मान लेते हैं। एक को जब p माना है तो दूसरे को q मान लेते हैं। अब इस दूसरे समीकरण में देखो तो इसमें भी 1/x और 1/y दिख रहा है, यानी कि जो भी हमने माना हुआ है वो दोनों समीकरण में काम कर जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन में दिए गए पहले समीकरण को लेते हैं। क्या दिया गया है? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। आपको पता है कि 1/2 को हम अलग कर सकते हैं, 1/2 को अलग कर सकते हैं और 1/x को अलग कर सकते हैं। सिर्फ इतने वाले को गुणा में करके कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे करेंगे, 1/3 को अलग करेंगे और 1/y को अलग करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू में ये 2 बचा ही हुआ है। अभी हमने जो माना हुआ है 1/x को p माना है ना, तो यहाँ पे हम p रख देंगे, ये वाला 1/2 रहेगा और वो इस 1/x के स्थान पे p आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम p/2 लिख देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस अब इस 1/3 तो 1/3 रहेगा, लेकिन 1/y के स्थान पे हमने माना है q, तो हम इसे q/3 रख देंगे। कैसे होगा आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू 2। कन्फर्म है ना? अभी आप इसे समीकरण मान सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और ऊपर क्या आएगा? 3p और प्लस 2q, और जो 6 एलसीएम में होगा उसे हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर क्या होगा? 12। जब 6 इधर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 का गुणा जब 6 के साथ करोगे तो 12 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब ये आप इसे देखो तो ये कुछ समीकरण जैसा लग रहा है। ये हुआ पहला समीकरण, और इसमें जो भी हमारा चर पद है वो ऊपर यानी कि अंश में है। ठीक है, पहला समीकरण हमने तैयार किया। इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन में दिया गया है दूसरा समीकरण या दूसरा ऑप्शन, उसे उठाना है। तो दूसरा है 1/3x, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये दिया गया है। इसमें हम भी क्या करते हैं, 1/x को अलग करते हैं, तो ये 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा, और जो 1/x को अलग किया है उसे हम p में बदल देंगे, क्योंकि 1/x को हमने अभी ऊपर p माना हुआ है। प्लस इसे 1/2 को अलग करते हैं और 1/y के स्थान पे हम q लिख देते हैं, और इक्वल टू में
13/6। इसे सॉल्व करके हम इसे भी अपना अच्छा सा समीकरण बना लेते हैं। ये p/3 होगा प्लस और ये q/2 इक्वल टू 13/6। आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये कर सकते हो। कहाँ पे? डायरेक्ट इधर देख लो, इसे डायरेक्ट आप p/3 कर सकते हो प्लस और इसे q/2 कर सकते हो इक्वल टू में 13/6। आप थोड़ा सा शॉर्टकट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का फिर से वो लेंगे एलसीएम, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2p प्लस 3q ये होगा, और अपान में जो एलसीएम में 6 है इसे हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा नहीं ट्रांसफ़र करते, पढ़ाई रहने देते हैं। 13/6 ठीक है, उधर ट्रांसफ़र करो या फिर डायरेक्ट ये 6 से 6 तो कट ही जाएगा। मिला क्या हमें, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये मिला हमें दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण कुछ ये है। अब इन दोनों समीकरण को यदि आप देखो तो रैखिक समीकरण युग्म है। अब इन दोनों समीकरण को हमें किसी भी विधि से सॉल्व करना है, चाहे विलोपन से सॉल्व कर ले चाहे प्रतिस्थापन से। आपको जो विधि ज़्यादा सुटेबल हो आप उसका उपयोग करो। हम क्या करते हैं, हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, किस वाले p को विलोप करें क्या? चलो p को ही विलोप करते हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई, देखो p को विलोप करना है ना, आपको पता हो जाए कि मल्टीप्लाई किसका करना है, p का विलोप करना है ना। तो आप इसमें देख लो कि अगर हम दूसरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6p हो जाएगा, और पहले में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 6p हो जाएगा, यानी यहाँ भी 6p यहाँ भी 6p, हमारा काम हो जाएगा, यानी कि गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आगे लिख लेते हैं कि समीकरण एक में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का, 2 से, तथा दूसरे समीकरण में, तथा समीकरण 2 में, यानी इस वाले समीकरण में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से गुणा करने पर अगर आपको ये समझ में आता है तो सही है, यदि समझ में नहीं आता तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या, फिलहाल ये समीकरण 1 है। देखो अब इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3p में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p होगा, प्लस 2q में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q होगा इक्वल टू, अब 12 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, पहले समीकरण में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही कुछ तो आएगा। अब हम इस चीज़ को सिलेक्ट करके अपना नीचे रख लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले समीकरण में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ तो प्राप्त होगा, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम इसको डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा समीकरण ये है और दूसरे में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो भैया कर लेते हैं। तो 2p में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6p, ये भी 6p होगा, प्लस 3q में जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9q इक्वल टू 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39। ठीक है, ये समीकरण मिला हमें चौथा समीकरण। अब तीसरे और चौथे समीकरण को जोड़ दो। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो 6p और नहीं घटाना है, अभी आप गलती कर देते, घटा देते हैं, क्योंकि हमें ये p वाले को काटना है ना, तो इसे घटा देते हैं। तो इसे घटाए और ये आपको पता है घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है। हमने क्या किया है कि समीकरण 3 में 4 को घटा दिया है। ठीक है, आप हिंदी में चाहो तो लिख लेना, हम डायरेक्ट घटाते हैं तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए, 4q उधर है और 9q इधर माइनस में है, तो ये -5q बचेगा, 5q इक्वल टू में 24 में हम 39 घटाते हैं, तो 9 में से 4 घटाया 5 और 3 में से 2 घटाया 1, यानी कि -15 आया। -5q इक्वल टू -15, तो q इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमें q का मान प्राप्त हो गया, -5 से 15 काटोगे 3 आ जाएगा। q का मान हमें क्या मिला, 3। ठीक है, अब आपको ऐसा याद होगा कि हमने q इक्वल टू क्या माना था, क्योंकि हमें q का तो मान निकालना नहीं है, हमें x और y का मान निकालना है ना। तो हमने q इक्वल टू क्या माना था, 1/y माना था ना q इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लो 1/y इक्वल टू q। तो जो हमें q मान प्राप्त हुआ ना उसके स्थान पे हम 1/y रख देंगे, सिंपल।
हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस q के स्थान पे हमें क्या देखना है, 1/y इक्वल टू ये 3 यहाँ पे है, 1/y इक्वल टू 3/1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। देखा आपने कितनी आसानी से हमने y का मान निकाल लिया। अब इसमें y का मान नहीं रखना है, इसमें जो q का मान आपको 3 मिला है ना, अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो। हम क्या करते हैं, किस में रख दें, दूसरे में ही रख देते हैं। इस दूसरे समीकरण को यहाँ से करते हैं कॉपी, नहीं कॉपी ठीक से नहीं होगा, फिर से कॉपी करते हैं। दूसरे समीकरण को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम q का मान रखते हैं जो हमें 3 मिला हुआ है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, समीकरण 2 में q का मान रखने पर, q का मान रखने पर, समीकरण 2 को कॉपी किया था ना, पेस्ट भी कर लिया। ये देखो अब q का मान देखो, ये 2p तो यहाँ पे रहेगा ही, प्लस 3। अब q का मान क्या हमने प्राप्त किया, इधर देखो 3, तो हम इसमें भी 3 का q के स्थान पे 3 रख देते हैं, इक्वल टू में 13। इसे सॉल्व करें तो 2p प्लस ये 9 हो जाएगा ना, इस 9 को हम डायरेक्ट उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाते हैं 4 आएगा क्या, तो 2p इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू 2। p का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब p को हमने माना क्या था, फिर से आपको ऊपर दिखा दें, हमने p को क्या माना था, p इक्वल टू हमने 1/x माना था, या यूँ कहें कि 1/x इक्वल टू p माना था। तो अब हम p के स्थान पे 1/x रख देते हैं, कितना नीचे चला गया, p इक्वल टू क्या रखना है 1/x इक्वल टू 2, ठीक है। अब 1/x इक्वल टू 2 है तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी इधर जब पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, ठीक है। आपने देखा x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। इधर एक आंसर ये रहा y का मान और दूसरा आंसर ये रहा। आई होप कि आप समझ गए हो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसीलिए हमने समय की चिंता नहीं की, बाकायदे आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही यदि आपका 10वीं कक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है मैथ से संबंधित, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन होकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक जरूरी बात, रैखिक समीकरण नाम की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हो सके तो इसे भी देख लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको 8वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जितने भी टॉपिक की आवश्यकता है फिलहाल अभी तक, सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है। तो एक बार जाओ देखो यार और अपना ज्ञान बढ़ाओ। हो सकता है कि आप 9वीं क्लास का कुछ टॉपिक भूल गए हो, तो एक बार देख लेना। तो अब करते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।